नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य संबंधित इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और इस स्वस्थ शरीर की कामना तभी पूरी होती है जब आप अपने मन मस्तिष्क में बैठे हुए मिथ को खत्म करते हैं। और हर शुक्रवार हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आपके पूछे गए सवालों के हम बेहतर से बेहतर जवाब दे पाएं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं MBBS डॉक्टर एस रंजन जी। आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस रंजन जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। चलिए बिना समय गवाए हमारा आज का पहला सवाल हम लेते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है अशोक कुमार गांगुली जी ने बंगाल से। सर पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब और मैडम जी, आत्मबंधन, नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार गांगुली, एज 77 इयर्स, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। करीब 12 साल से प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है, तब से मेडिसिन लेता हूँ। 3-4 महीने से यूरिन फ्लो धीमा हो गया और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। रात में भी 4-5 बार नींद से उठकर बाथरूम जाता हूँ। PMC हिंदी चैनल में आपका स्वाध्याय प्रोग्राम सुनकर लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पढ़ चुका हूँ और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए एफर्मेशन भी शुरू कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं और क्या करूँ, काइंडली एडवाइस कीजिए। मेरा और एक प्रश्न है कि आप जो भी एडवाइस देंगे वो प्रैक्टिस करते करते मेडिसिन भी ले सकता हूँ या नहीं, ये भी बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अशोक जी, पहले तो आप परिवर्तन स्वाध्याय को देखकर अफर्मेशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको चीजें पसंद आई और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अफर्मेशन भी अपने आप में बहुत गहरा फील्ड है। आप अफर्मेशंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ यू कैन हील योर लाइफ की पुस्तक को और पढ़ते रहिए। मल्टीपल रीडिंग करने से हम उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं। आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे किस तरह की अफर्मेशन करनी चाहिए। यहां तक कि आप यूनिवर्स से भी हेल्प मांग सकते हैं। ध्यान के अभ्यासियों को, सभी लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि डिवाइन इंटेलिजेंस भी हमें गाइड करती है। किसी भी अफर्मेशंस को पढ़ते हुए अगर आप अच्छा अफर्मेशन बनाना चाहते हैं, आप आंख बंद करके डिवाइन से रिक्वेस्ट करें कि मुझे कौन सा अफर्मेशन करना चाहिए, आपको कुछ हिंट मिल सकता है। जैसे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। यहाँ पर जो आपकी जो स्वास्थ्य समस्या है, यहाँ भी सीखना है। सीखना यह है कि यहाँ पर हमें लाइफ में थोड़ा एक्टिव होना है। उम्र के इस पड़ाव में जब हमारे पास थोड़ा काम कम हो जाता है तो थोड़े हम पैसिव हो जाते हैं। आपको रेगुलर वॉकिंग करना है, सुबह और शाम। सुबह शाम 2 बार ना कर पाए तो 1 बार तो जरूर करें। रेगुलर वॉकिंग करने से लीवर हेल्दी रहता है और लीवर का यहाँ पर रोल है। तो लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट LV2 को आपको यहाँ पे मसाज करना है। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है ध्यान से देखिए, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है। तो लीवर दाहिनी तरफ होता है, दाहिने पैर का ये चित्र है, दाहिने पैर में ही आपको करना है। 2-2 मिनट का मसाज दिन में 5 बार आप करें। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अपना अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, अफर्मेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप कलर थेरेपी भी कर सकते हैं, रेड कलर या ग्रीन कलर। रेड कलर ज्यादा अच्छा है। रेड कलर लगाकर आप दिन में 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिले या ना मिले, आपको उसका मसाज करना है। वॉकिंग करेंगे, लीवर 2 का मसाज करेंगे, इससे आपको हेल्प होने लग जाएगा। एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यह एक्यूप्रेशर हमारे हाथ में है, हमारे हाथ की छोटी उंगली के टिप पे। अगर हम फिंगरप्रिंट लगाएं 10 उंगलियों का, तो जो फिंगरप्रिंट बनता है उसमें जो सेंटर पॉइंट होगा, अपने फिंगर में उस सेंटर पॉइंट को आपको दबाना है। धीरे धीरे आराम आराम से आप इसे 2 मिनट के लिए दबाइए और हर
3 घंटे से 5 घंटे के इंटरवल पर दिन में 3 से 5 बार आप इसको दबा लीजिए। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। जब हम आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक उद्देश्य है कि साधना में आप आगे बढ़ें, तो आपको दवाओं पर निर्भरता अपनी धीरे धीरे कम करनी है। तो दवाओं को हमें छोड़ ही देना है, लेकिन आपकी समस्या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप इसे धीरे धीरे टैपर ऑफ करें। लेकिन हाँ, आप यह भाव रखें अपने ध्यान में, अपने सोच में कि मुझे दवाओं से आज़ाद होना है। और मेडिटेशन में भी जब हम बैठते हैं, मेडिटेशन में आपने स्पिरिचुअल रियलिटी देखा होगा, उस वीडियो को हर महीने आपको देखना चाहिए। जब हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी उतर रही है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, वहां पे कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र और उसके ऊपर स्वादिष्ठान दोनों बहुत ही आसपास है। उसमें जब एनर्जी मेडिटेशन के दौरान पहुंचती है, पहुंचेगी, और वो जब अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, तो उस तरह से भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। तो मेरा मेडिटेशन इतना गहरा हो कि मेरा मूलाधार चक्र और मेरा स्वादिष्ठान चक्र वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, आपको यह सोच रखनी है। और उस सोच के साथ आपको गहरे मेडिटेशन का अभ्यास हर दिन 2 बार बैठना है। 2 बार 3 बार तो बैठना ही चाहिए। स्वास्थ्य समस्या को जल्दी ठीक करने के लिए 24 घंटे में 2 बार या 3 बार, आप 3 बार भी बैठ सकते हैं, तो 3 बार ध्यान में बैठिए। एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, कलर थेरेपी और अफर्मेशन आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सभी का प्रयोग जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे फायदा होने लग जाएगा। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से आध्यात्मिक चिकित्सा को प्रमोट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, हम दवाइयों पर उनको निर्भर नहीं कर रहे होते। तो जो अशोक सर की जो ये बीमारी है, मैं जानना चाहूँगी कि इसका जो साइकोसोमेटिक रीज़न है, साथ ही साथ इसका क्या आध्यात्मिक कारण है जिस वजह से इनको ये समस्या है? इन्होंने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ लिया है, इनको पता चल गया होगा। लाइफ में स्लो हो जाना, एज में उम्र बढ़ने के साथ हम जितने अपने यंग एज में, यूथ एज में जितने एक्टिव होते हैं, उतने एक्टिव हम उस उम्र की उस पड़ाव पे नहीं है। अगर हम एक्टिव होते हैं, रहते हैं, तो फिर ये समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ अपनी जो हमारे जो जेंडर है, जो सेक्सुअलिटी है, उसको हेल्दी रूप से एक्सेप्ट करना। जेंडर के रिगार्डिंग, सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी इनकरेक्ट हमारे पास थॉट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम होता है, तब हमारी लाइफ में जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लुई है कि बुक्स को पढ़ते हुए चिंतन मनन शुरू हो गया होगा। चिंतन मनन करते रहिए। देखिए, अपने माइंड को, अपने थॉट सिस्टम को, थॉट पैटर्न को फाइन ट्यून करना एक बहुत डीप प्रोसेस है। थोड़ी सी फैमिलिटी बन गई है और आपको बात समझ में आएगी जब आप पढ़ते रहेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई, फिर भी पढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक आपकी समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो गई, जब तक हमारा माइंड पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो गया, तब तक उसे पढ़ने की, अपने माइंड के निगेटिव थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। हमें एक्टिव रहना है और राइट बिलीफ सिस्टम अपने जीवन में रखने हैं। जी हाँ अशोक जी, क्योंकि आपने एक सही राह पर अपना कदम रख दिया है, जिस वजह से आपके लिए ये मंजिल बहुत आसान हो सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने ये किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, उस तरह से आपने अपने आप को सकारात्मक श्रेणी में लेकर आना है। साथ ही ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने LV2 और HT9 जो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए गए हैं उसको याद रखेंगे और उस पर आपने समय समय पर काम करना है। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वो ये सवाल हमसे पूछा है धरा जी ने दिल्ली से। पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा वेट बहुत, थायराइड की वजह से मेरे वेट इतना बढ़ रहा है। पहले थायराइड नहीं था, थायराइड के पहले चेकअप करवाया था मैंने, बहुत कुछ भी नहीं था। इस बार थायराइड चेक करवाया तो थायराइड निकला 2021 में। अल्ट्रासाउंड तो तब मुझे नहीं किसी ने बताया था। और उस रिपोर्ट में भी रसोली था, होम्योपैथिक की दवाई चली, उससे ट्रीटमेंट करवाया, उससे फ़र्क नहीं हुआ। 6 महीने खाया था, उससे ठीक हुआ ही नहीं। अब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया अप्रैल में, तब रसोली का ही आया। तो उससे क्या होता है, मेरे पेट में इतना दर्द के ऊपर एक छोटा काट है, बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो दो स्मॉल काट है।
उससे क्या होता है, मेरा पेट, मैं बैठती हूँ, पेट तपती है तो पेन होता है, पेन मतलब तपती है तो तपने से ना पेट वो होता है। अब पेट बाहर निकल गया है, मतलब। और मेरे को बताया एक डॉक्टर ने कि रसौली की वजह से बाहर निकलता है, रसौली ठीक हो जाएगा, उसके पेट अपना अंदर चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि रसौली की वजह से पेट क्या है क्या। तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि मैं इतना शरीर में वीकनेस होता है, और रसौली के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या खाएं कि हमारी रसौली ठीक हो जाए, क्या क्या किस चीज़ करें हम, क्या डाइट लें, रसौली थायराइड ठीक हो जाए और वेट लॉस हो जाए, तीनों चीज़ प्लीज़ मैम डॉक्टर से ये प्लीज़ बताओ और पूछ के कि क्या ठीक कर सकते हैं हम। जो आपने सवाल जो पूछा है, इसमें हम यहाँ पे दवाइयों की बात तो नहीं करते हैं, दवाइयों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि रसौली छोटी है, और छोटी है फिर भी आप पेट के बाहर निकलने को आप उससे जोड़ रहे हैं, उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता। पेट बाहर निकलना एक अलग समस्या है, सेंट्रल ओबेसिटी। मोटापे को अपने कम करने के लिए आपको फास्टिंग समझना है, सीखना है, करना है। फास्टिंग का इजी वे है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 15 घंटे का फास्ट। 15 घंटे में हम कोई पचाने वाली चीज, जिससे पेट को पचाना पड़े, वैसी चीजें हम ना खाएं। लिक्विड अगर भूख लगती है तो कोई लिक्विड ले सकते हैं। तो फास्टिंग करेंगे तो हमारा वेट कंट्रोल रहेगा। हाँ, इसका थोड़ा चक्रों से भी कनेक्शन है। हमारा मणिपुर चक्र, नीचे से तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, उसके इम्बैलेंस होने से ये सेंट्रल ओबेसिटी की यह प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं रेगुलर, तो धीरे धीरे हमारे चक्रा जो है वो बैलेंस होने लग जाते हैं। मेडिटेशन में 2 बार आपको बैठना है, मणिपुर चक्र को हेल्दी बनाना है। और रसौली की जो समस्या बताई है, उसके लिए आपको पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूं, K7 एंड SP6। ये K7 SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैर में अंदर की तरफ है, एंकल्स के से ऊपर, एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 है। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अक्सर दर्द मिलता है, और SP6 से थोड़ा सा पीछे और नीचे K7 है। K7 पे कभी दर्द मिलता है और कभी कभी दर्द नहीं मिलता है। दर्द मिले ना मिले, आप इसको नीचे से ऊपर की ओर, एंकल के पीछे से 2 अंगुल ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर K7 का मसाज करना है। और SP6 जो कि 4 अंगुल ऊपर है, यहाँ पर तो दर्द मिलता ही मिलता है। ये ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP6 जो आपको लाइफ लॉन्ग करना होगा। आप यहाँ पर दबाएंगे, आपको दर्द मिलेगा, रोज दबाते रहेंगे, धीरे धीरे दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपने एक्यूप्रेशर छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद आपको फिर से दर्द लौट सकता है। अगर आपने अपने मेडिटेशन से, अपने डाइट से, अपने थॉट सिस्टम से अगर अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं किया, तो ये टेम्परेरीली ही रिलीफ देता है, लेकिन हाँ, रिलीफ मिलता है अगर आप SP6 को मसाज करेंगे तो। और जो थायराइड की समस्या बताई आपने, ये जो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, K7 के मसाज करने से भी थायराइड जो है वो ठीक होता है। K7 के अलावा एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ में TW3, छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ पर जो फिंगर के बीच में जो जगह है दर्द, यहाँ पर TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। इस जगह पर आप रेड कलर लगा सकते हैं, लाल रंग। TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। यहाँ पर दर्द आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही कंडीशन में आपको मसाज करना है। 2-2 मिनट के लिए मसाज करें, दोनों हाथों में करना है ये। और बाद में आप यहाँ पर लाल रंग लगाकर 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए छोड़ दें। थायराइड की कंडीशन में हमारे साइकोसोमेटिक कनेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवर्तन आप देखिए यू कैन हील योर लाइफ, उसमें इन सभी बातों पर चर्चा करी गई है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा स्वास्थ्य होता है। विशुद्धि चक्र हमारा जब परफेक्ट प्रिसाइज नहीं है, जब हमारा कम्युनिकेशन, हमारा एक्सप्रेशन प्रिसाइज नहीं है, तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मेडिटेशन से धीरे धीरे आपके जीवन में सेल्फ लव बढ़ेगा। आप अफर्मेशन लुई को सुनते हुए परिवर्तन सुनिएगा, यू कैन हील योर लाइफ, उससे सुनते हुए भी आपको समझ में आएगा। और जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठना भी अपने आप में एक सेल्फ लव है। तो इससे धीरे धीरे आपका थायराइड में इंप्रूवमेंट आएगा। और अपने कम्युनिकेशन को आप बेहतर बनाएं। जब बोलने का जो भाव आता है, सही शब्दों में, सही टोन में आप अपने भावों को जरूर व्यक्त करें।
हम जो दबा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये जो सप्रेशन है, ये सप्रेशन हमारी थायराइड की प्रॉब्लम बनता है। अगर हम साइकोसोमेटिक रीजन को समझते हैं, उस पर काम करते हैं, तो थायराइड की दवा को बंद किया जा सकता है। बहुतों लोगों ने थायराइड को अपना ठीक किया है। अगर आप पीएमसी हिंदी पर ध्यानियों के अनुभव सुनेंगे तो आपको कई लोगों का ये ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेडिकल में कहा गया है थायराइड का इलाज पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड ठीक होता है। आपको मेडिटेशन से अपने विशुद्धि चक्र को ठीक करना होगा, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बनाना होगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बताए गए, TW3, SP6, K7। सर, जिस तरह से हम देखें आज के समय में जी। थायराइड हर दूसरे व्यक्ति में पाया जा रहा है, और एक आंकड़ों की भी अगर हम लोग बात करें तो टीनेज में ही बच्चों को थायराइड डिटेक्ट हो रहा है, और ऐसे में उनको ये भ्रम हो जाना कि थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी एक समस्या बन जाता है। हाँ, थायराइड इतना कॉमन भी नहीं है, लेकिन ठीक है। देखिए क्या है ना, हमने वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम को की सुप्रीमेसी मान ली है कि वो बेहतर है, हायर है। नहीं, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे सनातन भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो हमें समझना पड़ेगा अपनी एनर्जी को और अपने माइंड को। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। अगर हम समझते हैं अपने इनर सिस्टम को, स्पिरिचुअल सिस्टम को, तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। यह सोच हमें छोड़ देनी चाहिए कि ये ठीक नहीं होगा। ठीक होगा अगर आप ठीक करने के लिए आध्यात्मिक प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे। मेन पॉइंट है मेडिटेशन में बैठना। मेडिटेशन के माध्यम से अपने चक्रों को बैलेंस करना, चक्रों को हेल्दी करना। उसको सपोर्ट करने के लिए एक्यूप्रेशर है और अफर्मेशंस है, और थोड़ा सा डाइट में भी प्रयोग है। तो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी भोजन में के साथ साथ फाइबर और मिलेट्स का जिक्र मैं बहुत सारे रोगों में करता हूँ। कोई भी रोग हो, मिलेट्स खाए जा सकते हैं। मिलेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत सुटेबल फूड है, सुपर फूड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस साल UN के थ्रू मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है। मिलेट का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे शरीर के लिए गेहूं और चावल से मिलेट्स बेहतर है। सभी रोगों को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी को बड़ा या लाइलाज ना समझे। सर, जैसे कि आपने थायराइड के लिए साइकोसोमेटिक रीजन बताया कि जो लोग अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, ये सोचकर कि शायद उनके बोलने से किसी और तरह का प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा, तो रसोली का, जैसे कि धरा जी ने बोला कि उनको रसोली की भी समस्या है, क्या इसके पीछे भी साइकोसोमेटिक रीजन है? 100%। जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें यह लगता है आई एम इन्फीरियर जेंडर, आई एम इन्फीरियर क्लास। अब फीमेल होने के, वुमेन होने के अपने कुछ समाज में चैलेंज है, कुछ दिक्कतें हैं। हमारा समाज अब काफी भी कुछ सेक्शन में पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो उसके कारण से कुछ अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। तो उन सभी के आधार पे जब हम कभी कभी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मुझे लाइफ में मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, ये होना ठीक नहीं है। आकाश में कितने बातें किया, आकाश ये नहीं होता। तो जो प्रकृति में जो है, अगर हम उसको जब नेग्लेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो वो बंद तो नहीं होगा, तो वो अलग समस्याएं के रूप में फिर प्रकट होता है। वैसा ये जेंडर की समस्या मेल में भी कभी कभी हो सकती है, हो जाती है। जो भी प्रकृति से मिला हुआ है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जो है वो परफेक्ट है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। आत्माओं की जर्नी को अगर हम समझें, हम मूल रूप से तो आत्मा है। हमें अपनी आत्मा के नेचर के प्रति जागने की जरूरत है। तो आत्मा की जर्नी के रूप में हम धरती पर कुछ अनुभव लेने आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। अगर हम सीखे नहीं, अगर हम अपने सीखने को पोस्टपोन करें, हम कंप्लेन करें, क्रिटिसाइज करें, भगवान को कंप्लेन करें, किस्मत को कंप्लेन करें, किसी व्यक्तियों को कंप्लेन करें कि समाज अच्छा नहीं है, समाज बुरा है, और अपने सीखने को पोस्टपोन करें, तो ये प्रकृति को पसंद नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में बीमारी आती है। हर एक बीमारी एक पॉइंटर है, एक हिंट है कि आपको किसी जगह पे अपने आप को बदलना है, इंप्रूव करना है, चेंज करना है। चेंज कर लेंगे, सीख लेंगे, तो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, और हर आत्मा
इस धरती पर जब आती है तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आती है। अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय नहीं करेंगे, उनको नहीं सही तरीके से सीखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का कारण बन जाती है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ धरा जी कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जो भी साइकोसोमेटिक और आध्यात्मिक कारण हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दें, अफर्मेशन ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका सकारात्मक सोचना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को आपके ज़रिए ये बताएं कि किस तरह से वो सवाल पूछ सकते हैं और कितना आसान है उनका सवाल पूछना। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल ऑडियो में भेजना है। अपनी नाम, अपनी उम्र, कहाँ से है यह मेंशन करते हुए अपनी समस्या को अपनी भाषा में बताएं। अगर आपने डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने उस बीमारी को कोई नाम दिया है तो उस नाम का आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आपको तकलीफ क्या होती है। जो आपकी तकलीफ है उसके आधार पर आपको चक्रा के बारे में और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हम दवाइयों का जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर चक्रा पे वर्क है और माइंड पर वर्क है। तो दवाइयों का मेंशन करने की, आप कौन सी दवाई कितने समय से ले रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 3 से 5 सेंटेंस में अपना सवाल भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट में भी ना भेजें और बहुत लंबा भी ना करें। और हर शुक्रवार को हमारा एपिसोड आता है। जनरली सवाल आपका दे लिया जाता है। कभी अगर आपका सवाल उस शुक्रवार में नहीं लिया गया तो अगले शुक्रवार में आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको हमारे बताए गए सुझाव से फ़ायदा होता है तो आप ये भी हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है मनोज तिवारी जी ने छत्तीसगढ़ से। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मनोज तिवारी है, उम्र 47 साल है। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा स्पाइन और हिप जॉइंट दोनों फ्यूज हो चुका है। मैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ। कुर्सी पे बैठने पर भी थोड़ा सीधा होने में मेरे को दिक्कत जाता है। हमेशा दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द में रहता हूँ और बायोलॉजिक्स इंजेक्शन और 3-4 टैबलेट रोज खाता हूँ पर दर्द कम नहीं होता है। प्लीज़ कुछ उपाय बताइए। डॉक्टर साहब, हम मनोज जी के सवाल पर आगे बढ़ें। मैं चाहूँगी कि जिस बीमारी का जिक्र मनोज जी ने किया है, आखिर वो बीमारी है क्या? देखिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। कई सालों की ये बीमारी में है और इसका मेडिकल में तो इलाज बीमारी से कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उन रोगों को कहा जाता है जिसमें हमारे शरीर के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। इम्यून सेल्स जो होते हैं वो बाहर के पैथोजन जब हमारे शरीर में आते हैं, बाहर के हार्मफुल बैक्टीरियाज या कोई दूसरा पैथोजन, तो उन पे अटैक करने के लिए होता है। जैसे समझिए कि पुलिस है या बॉर्डर पे आर्मी है, तो वो अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उनको रोकने के लिए होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर अव्यवस्था ऐसी फैल जाए कि पुलिस वाले सिविलियंस पर अटैक करने लग जाए, फायरिंग करने लग जाए, तो उस अवस्था को, उस गृह युद्ध को, सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन को बॉडी लैंग्वेज में ऑटो इम्यून कहते हैं। शरीर के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। मेडिकल में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसको अगर हम नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल सिस्टम से अगर समझें तो हमारे शरीर में टॉक्सिन होने की वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो आप डिटॉक्स करने का विधि सीखिए। डिटॉक्स पे वैसे हमारा 1 घंटे का एपिसोड डॉक्टर से पूछो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप डालेंगे डिटॉक्स डॉक्टर से पूछो तो आपको वीडियो मिलेगा। मेन बात मैं आपको बताता हूं कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से बात शुरुआत करनी है। 15 घंटे का फास्ट जो है वो हमारे शरीर में ऑटोफेजी करता है, डिटॉक्स होता है। और आपको अपने भोजन में मिलेट्स लेना है। मिलेट्स आर सुपर फूड। 5 तरह के मिलेट्स हैं। ये मिलेट्स डॉक्टर खादरवली के द्वारा काफी पॉपुलराइज किए गए हैं। पिछले 30 साल से 40 साल से वो इस पर काम कर रहे हैं। बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोदो, ये 5 मिलेट जो है ये हमारे शरीर को भीतर से ठीक करने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में जो माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोम कहते हैं वैसे हेल्दी बैक्टीरियाज
जिनका एग्जिस्टेंस हमारे बॉडी के साथ कंपलसरी है, जुड़ा हुआ है। अगर माइक्रोबायोम हेल्दी ना हो, आपको 5 मिनट्स का चित्र दिखाया जा रहा है, अमेजोन पे ये कॉम्बो पैक के रूप में मिल जाता है, आप इसको ला सकते हैं। और इसको कई तरह से इसका आइटम बनाया जा सकता है भोजन का। यूट्यूब पे कई सारी रेसिपी मिल जाएंगी। सबसे अच्छा इसका खमीर है, अम्बली। खमीर के अलावा हम खिचड़ी खा सकते हैं, और आइटम तो बहुत सारे हैं। डोसा बनता है, उत्तपम बनता है, रोटी के रूप में आप ले सकते हैं, इडली बना सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। कोई नई चीज होगी तो उसकी रेसिपी आपको सीखनी पड़ेगी। तो 15 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी अगर आपको ना हो पाए तो आप बीच में लिक्विड लें, नींबू पानी लें, छाछ लें, या वेजिटेबल सूप लें। कोई पकान जिसको जिस चीज को, कोई सॉलिड चीज जो आग पे चढ़ी हो या जिसे पचाने में टाइम लगता है, उसे ना लें। और अगर कंप्लीट फास्ट करेंगे और सिर्फ पानी लें, कुछ सीरियल ना लें, तो बेस्ट है। तो 15 घंटे की फास्ट से शुरू करें, और फिर कभी कभी आप कंप्लीट फास्ट 24 घंटे का फास्ट करें। फास्टिंग करने से डिटॉक्स होने लग जाता है। फास्टिंग और डिटॉक्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। डिटॉक्स करने से आपके ऑटो इम्यून कंडीशन में थोड़ी कमी आएगी, और आपको मेडिटेशन में अपने चक्रा पे काम करना सीखना है। मणिपुर चक्र, यहाँ पर फिर से स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र का आ रहा है। जब यहाँ पर हमारे स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन की प्रॉब्लम है, ये है ना, स्पाइन आपका एडवांस स्टेज में स्पाइन और हिप जॉइंट फ्यूज हो गए हैं। ये काफी पुराना केस हो गया। तो स्पाइन हमारे किडनी से कनेक्टेड है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप स्पाइन का समझिए। एक्यूप्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपने जरूर कभी ना कभी एक्यूप्रेशर कराया होगा। स्पाइन का आप एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ लें और उसको रेगुलर मसाज किया करें। अपने स्पाइन को सनलाइट से एक्सपोज करें, सूरज में, सूर्य रोशनी में, प्रेफरेबली सुबह के सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर, नहीं तो जब भी पॉसिबल हो अपने स्पाइन को थोड़ा सा धूप दिखाएं। और थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा बहुत जितना आप कर सके कंफर्टेबली। देखिए, योगा करने से बॉडी मूवमेंट होता है। बॉडी मूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है। जो फ्यूजन हुआ, वैसे तो इस इन्फ्लामेटरी कारण है और ऑटो इम्यून कारण है, लेकिन फिर भी हम अपने योगा के अभ्यास से इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कोई योगा क्लास लगा सकते हैं, योगा ट्रेनर, तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, है ना। यूट्यूब देखकर योगा करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन चलिए, योगा कीजिए थोड़ा बहुत, जितना कर सके कंफर्टेबली। अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं देना है। योगा और एक्सरसाइज में यही अंतर है। एक्सरसाइज हम पसीने बहाकर जोश में करते हैं, योगा जेंटल होता है। और योगा में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर फोकस है ना। हमें यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहे, नीज, स्पाइन हमारे फ्लेक्सिबल रहे। तो आपको सूर्य प्रकाश में थोड़ा योगा करना है, अपने स्पाइन को थोड़ा सूर्य प्रकाश दिखाना है ना। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको अपने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। ये स्पाइन पर काम करता है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है पैर के तलवे में है, जो जैसे हमारे हाथ में हमारे जो हार्ट का रीजन आएगा, हमारी बॉडी में हार्ट का रीजन आएगा, तलवे में जो हार्ट का रीजन आता है, हार्ट ऑफ सोल, वहां पर K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसको आपको K1 को मसाज करना है। K1 के अलावा ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट दर्द के लिए है। अगर जो आपको दर्द के लिए आपको समस्या बार बार होती रहती है, इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ST36 को मसाज कर दे तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे अपने हाथ को मुट्ठी बना के, नकल बनाकर दोनों पैरों में ST36 पर मसाज करना है। मसाज अपने हाथ से मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी में जो नकल है, जो ज्वाइंट है, इससे अपने ST36 पर आप झुककर मसाज करना होगा दोनों पैरों में। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज आप दिन में ज्यादा से ज्यादा करें, 5 बार तो कम से कम करें, एक बार में लगभग 2 मिनट तो जरूर करें। ST36 की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। अपना मसाज कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे हल्दी का लेप लगा के 3 घंटे से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया करें। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट ये दर्द के लिए है। इसके बाद दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दर्द के लिए है वो LI11 है। LI11 जो है, अगर हम अपने एल्बो को 90 डिग्री पे रखते हैं, आपको स्क्रीन दिखाया जा रहा है, इस स्क्रीन पे LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें। ये दोनों हाथों में आएगा।
इंडेक्स फिंगर की लाइन में ये एल्बो पर है, आप यहाँ पे दबाएंगे, आपको दबाने पर यहाँ दर्द महसूस होगा। यहाँ पर दबाने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझ लीजिए। आपको दबाना है और दबाए रखना है, 1 मिनट तक दबा के रखना है। यहाँ पर आपको दबाना, मसाज नहीं करना है, दबाना छोड़ना नहीं है। जनरली एक्यूप्रेशर में हम दबा मसाज करते हैं, यहाँ पर आपको पकड़ना है और 1 मिनट तक दबाए रखना है। अगर हम पकड़ के दबा कर रखते हैं तो ये सिडेशन है। सिडेशन और टोनिफिकेशन एक्यूप्रेशर में 2 चीजें हैं। सिडेशन करते हैं जब हम यहाँ दबा के रखते हैं तो यहाँ पर जो लोकल ची है, ची इज बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कम होता है। अगर हम ST36 पर अगर हमने मसाज किया था तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, वहाँ एनर्जी बढ़ाना उद्देश्य है। यहाँ पर जो एनर्जी है, पूरी बॉडी की एनर्जी को हम कम नहीं कर रहे हैं, हम कर नहीं सकते एक्यूप्रेशर से। यहाँ की एनर्जी जो है हम दबाकर उसको कम कर रहे हैं, यहाँ इस जगह पे जो एनर्जी है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और LI11 को सिलेक्ट करने से इन्फ्लामेशन कम होता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जब तक गर्मी रहती है तब तक आप एक चीज कर सकते हैं कि किसी रुमाल में आप आइस का 1 क्यूब या 2 क्यूब लेकर यहाँ पर आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये जब तक समर है तब तक काम आएगा, बाद में आपको सिर्फ हाथ के कंटिन्यूस प्रेशर से करना है। तो ये LI11 और ST36 इन 2 पर काम करने से आपको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जो ओरिजिनल कंडीशन है कि स्पाइन पर काम करना है, ये उसके लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर में K1 और हाथ में LU5, आपको इसका मसाज करना है। K1 स्टैंड्स फॉर किडनी 1। तो K1 किडनी मेरिडियन का पहला पॉइंट है, पैर के तलवे में है, और हाथ में LU5 है। LU5 पर भी आपको दर्द मिलेगा। हाथ में LI11 जो था वो थोड़ा बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। हाथ खोल के रखेंगे तब इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप मसाज कर पाएंगे। LU5 पर भी आपको दर्द मिलेगा, लंग 5, और दोनों हाथों में आपको इस LU5 पर मसाज करना है। ऑटो इम्यून कंडीशन को भी ये थोड़ा कम करेगा। LU5 पर मसाज जो है, LU5 को टोन करने के अलावा आपको पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, टोन करना है। K1 जो है ये भी एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि किसी दूसरे से आप करवा लें, ज्यादा अच्छा है ना, खुद से करने में उतना बनेगा नहीं। तो K1 दोनों पैर में आप K1 को मसाज करके देखिए, और जिस पैर में ये टेंडर मिले उस पैर में आपको क्या करना है, दोनों पैर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। एक पैर में आपको इसमें दर्द मिलेगा, उसको आप मसाज करें। तो ये हुई एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात। हाँ, डाइट की बात हमने मिलेट्स कर लिया है, आपको मिलेट्स खाना है। अब इसके अलावा हम अफर्मेशन पर आ जाए, साइकोसोमेटिसिटी, क्योंकि हमें एनर्जी पे भी काम करना है और माइंड पे भी काम करना है। देखिए, सोच में हमें ये बदलाव लाइए कि ना अपनी किस्मत को कभी आप खराब मत बोलिए। जब तकलीफ होती है तो बहुत बार हम शिकायत करते हैं भगवान से या किस्मत से कि मुझे ये रोग क्यों हुआ है। वो शिकायत करना उचित नहीं है। इसके बजाय आप यह पूछिए अपने मेडिटेशन से पहले, रात में सोने से पहले, कि बताओ भगवान मुझे क्या सीखना है, व्हाट आई नीड टू लर्न। जो आपको सीखना है, जो पॉजिटिव इमोशन या पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव थॉट सिस्टम है ना, वो सीखने अगर हम लग जाएंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएगा। तो कंप्लेन को ना करें, कंप्लेन कम करें और सीखने पर फोकस करें। और सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन में पूछते हैं तो बहुत बार ना सपनों में ऐसे कोई सपने आते हैं, ऐसे कोई ग्लिम्स आता है जो आपको हिंट करता है कि हाँ, आपको ये सीखने की जरूरत है। तो ड्रीम के माध्यम से भी हमको आंसर मिलता है और मेडिटेशन में भी मिलता है। अगर हम मेडिटेशन में बैठें, मेडिटेशन में बैठना जब दर्द हो रहा होगा तो मेडिटेशन में बैठना मुश्किल होगा, लेकिन आप कोशिश करें। मेडिटेशन से मिलती जुलती 2 अलग प्रैक्टिसेस हैं, एक है योग निद्रा और एक है ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क के ऑडियो आपको PMC पर मिल जाएंगे और योग निद्रा मेरी आवाज में 18 मिनट का योग निद्रा है। हर एक बहुत सारे योगा गुरु की जो है योग निद्रा करते हैं, करवाते हैं। तो योग निद्रा और ब्रेथ वर्क भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर मेडिटेशन में आप नहीं बैठ पाए तो, क्योंकि दर्द होता है तो जब तेज दर्द होगा तब तो बैठना मुश्किल होगा, लेकिन जब दर्द ना हो उस समय आप बैठ सकते हैं। योग निद्रा भी ट्राई कीजिए और ब्रेथ वर्क भी ट्राई कीजिए। कभी कभी हमें किसी पर्सन को योग निद्रा सूट कर जाता है और किसी को ब्रेथ वर्क सूट करता है। ब्रेथ वर्क में हमारी इमोशनल क्लिंजिंग और हमारी नाड़ियों की क्लिंजिंग भी होती है। तो नाड़ियां साफ हो जाएंगी तो ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाएगा, जो स्पाइन और हिप फ्यूज हो गया है।
मेडिकल वाले बोल रहे हैं कि बोन फ्यूज हुआ है, हड्डियां जुड़ गई हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को भी हमें समझना चाहिए कि उस रीजन की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो वो ब्लॉकेज को दूर करना है, तो मेडिटेशन और ब्रेथवर्क से वो ब्लॉकेज दूर होगा। जब ब्लॉकेज दूर हो जाएगा तो आपके सिम्टम में आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो रेगुलर अभ्यास करें, घबराएं नहीं, सोचें नहीं, मेडिकल डॉक्टर्स की जो भी बात है उसको ओवररूल कर जाए। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। इस कंसेप्ट से कि बीमारी लाइलाज नहीं है, थोड़ा आपको स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ा बुक को पढ़ना चाहिए। पीएमसी पर स्वाध्याय की काफी सारे वीडियोस हैं। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पर मेरे वीडियो है, उसको सुनिए, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के बारे में और सुनिए। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो एपिजेनेटिक्स पर काम इन्होंने करते हैं, स्टेम सेल्स पर काम किया, वो हेरिडिटरी डिजीज के लिए भी बोलते हैं कि उसको भी ठीक किया जा सकता है एपिजेनेटिक्स के माध्यम से। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, यह बात मान के रखें, तब आप यह सब जो साधना करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे आपको। सर, आपने काफ़ी डिटेल में ना सिर्फ इस बीमारी के बारे में बताया, उसके साइकोसोमेटिक रीजंस भी बताए, साथ ही आपने इलाज भी बताया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है, पर लोगों का ऐसा सोच लेना उनको किसी भी समस्या से लड़ने के लिए 2 कदम पीछे ही खींच लेता है। तो जिस तरह से मनोज जी की समस्या है, अगर वो ध्यान करने बैठते हैं तो किसी खास तरह के संगीत को सुनना उनके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसका कनेक्शन हमारे हार्ट चक्र से होता है। अगर हमारा हार्ट चक्र हेल्दी है, अगर हमारा हार्ट, हम हैप्पी हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ऑटो इम्यून में देखिए क्या हो रहा है ना, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा रीजन, स्पिरिचुअल मैकेनिज्म। हमारे बॉडी के अपने सेल्स अपने आप पे अटैक कर रहे हैं। मतलब समझिए कि कोई पर्सन बैठा है और खुद से खुद को थप्पड़ लगा रहा है। अगर कोई ऐसा करने लग जाए तो हम उसको कहेंगे ये पर्सन जो है वो साइको हो गया है, मेंटल हो गया है। बॉडी लेवल में वही हो रहा है कि आपके अपने सेल्स पे किसी दूसरे ही अपने सेल्स पर अटैक कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरह से सेल्फ लव की भी कमी है, और सेल्फ लव का कनेक्शन हमारे हार्ट चक्र से है। तो वैसे तो यहाँ पर स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना पड़ेगा, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र पे बाद में काम करेंगे, पहले हार्ट चक्र पे काम करेंगे। पहले 1 महीने हार्ट चक्र का जो म्यूजिक है, हार्ट चक्र के लिए वैसे राग दुर्गा है, राग भैरव है, इसका म्यूजिक आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। लंबे म्यूजिक ढूंढिए और उसके साथ मेडिटेशन में बैठे। म्यूजिक को आप बिना मेडिटेशन का भी सुन सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो आंख बंद करके सुने, नहीं तो किसी भी तरह सुने। आंख बंद करके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा वो काम करेगा। राग भैरव, राग दुर्गा, हार्ट चक्र की म्यूजिक के अलावा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे हार्ट चक्र के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसे हैंड ड्रम की म्यूजिक मिल जाएंगी, बाइनॉरल बीट्स मिल जाएंगी, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बाइनॉरल बीट्स में ये है कि उसमें आपको दोनों कानों में एक साथ सुनना होता है, बाइनॉरल तभी इफेक्ट लाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत यूज कर रहे हैं, फिर तो कंपल्सरी नहीं है ईयरफोन का यूज करना। तो हार्ट चक्र का म्यूजिक पहले 1 महीने हार्ट चक्र पे काम करें। हार्ट चक्र जब थोड़ा बेहतर हो गया हो, उसका म्यूजिक सुनकर, उस म्यूजिक के साथ ध्यान करके, फिर स्वादिष्ठान चक्र, सैक्युलर प्लेक्सस, नीचे से दूसरे नंबर का चक्र, उस पर भी काम करना है, उसको भी बेहतर बनाना है। तब जाकर ये पूरी तरह से चीजें कंट्रोल में आएंगी। 2 चक्रों पर काम करने की जरूरत है। तो मनोज जी, उम्मीद करते हैं कि आपने बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुना होगा। आपने किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपनी सोच से लड़ना है। अगर आप अपने मन में ठान ले कि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहेंगे, तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसके साथ आप एक्यूप्रेशर पॉइंट K1 LU5 का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में बिताइए। उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान है वो मिल जाए। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है प्रमोद जी ने मेरठ से। सर, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम प्रमोद है और मैं पीएमसी चैनल से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सर, कुछ दिनों से मेरी बॉडी में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे कि सर, मैं कभी चलता फिरता हूँ तो मेरे हाथ पैर की बोन्स जो हैं अकड़ी रहती हैं, उससे चटर चटर की आवाज़ आती रहती है। और सर, काफ़ी समय से जो मेरे हाथों की उंगलियाँ हों उनमें काफ़ी दर्द रहता है। जैसे मैं खींचता हूँ या मोड़ता हूँ तो वो
मतलब मुड़ती नहीं है, मुट्ठी नहीं भिजती है, उनमें काफ़ी दर्द महसूस होता है, घुटनों के बीच में काफ़ी दर्द होता है और चलते फिरते ये दर्द बना सा रहता है कुछ दिनों से, लगातार नहीं रहता लेकिन होता रहता है। मुझे किस तरह की दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, कृपया मुझे इससे अवगत कराएं। तो कोई सटीक इलाज बताएं कि जिससे मैं अपना कोई उपचार करवा सकूं सर। सर मेरे बेटे का नाम विनायक है, वो अभी 15 साल का है, लेकिन इसको क्या दिक्कत है, एक तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, दूसरा कि जब वो चलता फिरता है तो उसकी जो है पैरों की, शरीर की जो है हड्डियाँ चमकती रहती हैं। सर उसके लिए कोई अच्छा सा इलाज बताएं और ऐसे भी बताएं कि उसकी हाइट वगैरह बढ़ जाए और जो हड्डियों की दिक्कत है वो भी दूर हो जाए, वैसे भी वो दुबला पतला सा है। थैंक यू सर। प्रमोद जी, अपना 2 सवाल 2 अलग अलग वीडियो में ऑडियो में भेजते ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, जो पहली बात, पहले आपके सवाल पे पहले आते हैं कि चलते फिरते आपको बोन चटकते हैं, आवाज़ होती है और अकड़न होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो अकड़न है इसका कनेक्शन हमारे लीवर से है। अगर हमारा लीवर हेल्दी हो और बोन की बात है तो किडनी पर बात आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा बात यहाँ पे लीवर की है। लीवर हमारा हेल्दी हो, किडनी हमारा हेल्दी हो तो ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो लीवर को हेल्दी करने के लिए आपको सोचना है लीवर कैसे हेल्दी हो। लीवर पे हमारा एपिसोड है 1 घंटे का, आप वो देख सकते हैं, लीवर को कैसे हेल्दी बनाएं। कुछ बातें आपको मैं अभी बता देता हूँ। वॉकिंग का अभ्यास आप किया करें और योगा करें, और योगा में खासकर सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, सूक्ष्म आसन और पवन मुक्तासन, इनका अभ्यास करें। सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम में हम हाथ और पैर की छोटी छोटी अंगुलियों पर काफी काम करते हैं ना। किसी अच्छे योगा ट्रेनर से मिले और उनसे सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम सीखें और उनका अभ्यास करें। साथ ही साथ आपको थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा अपने बॉडी को एक्टिव करें, मोबाइल बनाएं। हम जरूरत से ज़्यादा अगर बैठने लग जाते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आपकी समस्या जो है उसमें थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा चलने फिरने की ज़रूरत है, थोड़ा वॉकिंग करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन में आप बैठते ही हैं, मेडिटेशन में बैठते रहें। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो हमारे पैर में K1 और हमारे हाथ में TW3, हमको ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1 किडनी 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, दोनों पैर में आपको ये करेंगे, दर्द मिलेगा तो ज़्यादा करना है, दिन में 3 से 5 बार करना है। दर्द नहीं मिले तो दिन में 2 बार करना है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमें अपने हाथ में छोटी उंगली के नीचे का बोन और उसके बगल की उंगली के नीचे का बोन के बीच में TW3 है। तो यहाँ पे 4 उंगली है, चारों उंगली का एक एक बोन है। उसके बीच में जो स्पेस है, जो पहला है छोटी उंगली के वहाँ, उसको TW3 बोल रहे हैं, लेकिन हर एक स्पेस में जो वहाँ पर गड्ढे में आपको वहाँ पर मसाज करना है। ये TW3 जो है एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में इसको विंड ची बोलते हैं। विंड ची को बढ़ाने की जरूरत है। विंड ची बढ़ती है तो ये आपका ये ठीक होने लग जाएगा, जो कि थोड़ा वॉकिंग करने से भी बढ़ेगा। आप फिर से अच्छे समझ लीजिए, हमारी जो 4 उंगलियां हैं, चारों उंगलियों के नीचे का जो बोन है, उस बोन के बीच में जो स्पेस है, जो पहला स्पेस है, पहला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, TW3। लेकिन इसके अलावा भी बाकी उंगलियों के बीच में जो ये स्पेस है, इसका आपको मसाज करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। दोनों हाथों में आप इनका मसाज करें और यहाँ पर आप ग्रीन कलर, हरा रंग लगा के छोड़ सकते हैं। 3 घंटे से 5 घंटे के लिए कलर थेरेपी होती है। तो ये रेगुलर जब आप करेंगे तो आपको जो है बोन की समस्या जो है आपको उसमें सुधार होने लग जाएगा। और बाकी जो अब यहाँ पर सुनते हैं, मिलेट्स का प्रयोग भी आपको हेल्प करेगा। आपका इनका जो दूसरा सवाल इनके बेटे के लिए है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है या बहुत कम है। यस, और साथ ही साथ दुबला पतला भी जी। हाँ, तो यहाँ पर दोनों को ही बढ़ाने की जरूरत है, लंबाई को ही बढ़ाने की जरूरत है और वेट को ही बढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए, जो ना बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हम जो वेट के लिए कंसर्न होते हैं, लंबाई कंसर्न होते हैं, उसको खेलने के लिए आप भेजिए। स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स अगर खेलता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, जितना वो भाग दौड़ करेंगे आज बच्चे,
बहुत सारे परिवारों में ना हम पढ़ाई पे जोर से ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर जाना हर परिवार में अब नहीं है। बहुत जगह तो स्पेस भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके मेरठ में स्पेस होगा, नहीं तो स्पेस ढूंढे जा सकते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल भी बात नहीं है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में उसको भेजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर हम खाते हैं, है ना, तब फिर वजन बढ़ता है। तो खेलने के लिए जरूर भेजिए, कोई भी योगा करने दीजिए, एक्सरसाइज करने दीजिए। योगा, सिंपल योगा, अगर रोप जंपिंग भी है, अगर कहीं नहीं जा सकता, नहीं है जगह जाने की सुविधा नहीं है, घर में तो हम योगा कर सकते हैं, हम रस्सी कूद कर सकते हैं। अगर हम कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाए तो धीरे धीरे उससे ना बॉडी की नीड बढ़ेगी और भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी तो खाएंगे तो फिर शरीर को लगेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, K1 और K6। K1 जो है वो हाइट बढ़ाने में काम आएगा, और K6 जो है वो वेट बढ़ाने में काम आएगा। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे में है, अभी आपको दिखाया गया था। आपको भी अपने K1 पे काम करना है। ये बच्चे के भी K1 पे यहाँ पे मसाज करना है। खुद से मसाज करना सिखा दीजिए, वो बच्चा करे, और कभी कभार आप भी कर दीजिए। दोनों पैर के K1 पे मसाज करेंगे। बाएं पैर के K1 के मसाज से हाइट बढ़ेगी, और दाहिने पैर के K1 के मसाज से वेट बढ़ेगा। K1 के अलावा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पे K6। ये दोनों ही किडनी मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट है। K1 पहला पॉइंट, K6 छठा पॉइंट। K6 जो है ये एंकल के जस्ट नीचे आ रहा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यह बोनी एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते, यहाँ पे दर्द नहीं मिलता है, फिर भी इसको थोड़ा सा दबाकर यहाँ पे आप काला रंग लगा दिया करें। तो K6 को मसाज करने से, यहाँ पर काला रंग लगाने से वेट जो है वो बढ़ेगा, खासकर बाएं पैर में। दोनों पैर में कर सकते हैं, लेकिन बाएं पैर का K6 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको 2 मिनट के लिए दबाना है, ज्यादा ताकत यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि ये बोनी एरिया है, यहाँ दर्द नहीं होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द हो ना हो, आपको वो करेंगे तो आपको फायदा होगा। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने के बाद आप यहाँ पर काला रंग लगा दें, और काला रंग जो है वो 6 घंटे के लिए, 5 घंटे 6 घंटे के लिए छोड़ दें। रंग थेरेपी, कलर थेरेपी दिन के समय करनी है। दिन के समय ही रंग दिखता है, रात में सो रहे हैं, अंधेरा है, तो कौन सा रंग है, क्या फर्क पड़ता है ना। दिन के समय कलर थेरेपी कीजिएगा। K1 और K6 पे काम करेंगे तो इससे वेट बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, और बच्चे को थोड़ा खेलने दीजिए, थोड़ा स्पोर्ट्स में भेजिए, थोड़ा बाहर भेजिए, है ना। बच्चे को ऐसे भी खेलना पसंद होता है, लेकिन बड़े चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे लाए, अच्छे मार्क्स लाएगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी होगी। ठीक है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इंटरटेनमेंट और प्ले भी इंपॉर्टेंट है। इसे खेलने के लिए जरूर भेजिए। किसी भी आउटडोर स्पोर्ट्स में कोई क्लास लगवाना है कहीं पे, तो वो लगवा सकते हैं, फायदा होगा। सर, प्रमोद जी की समस्या में दोनों ही बातों में, दोनों ही जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, खुद के लिए भी और अपने बेटे के लिए भी, एक समस्या कॉमन है। वो ये कि उनको हड्डियों से संबंधित समस्या है। उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी यही कहा है कि उनके चलने फिरने में उसकी हड्डियों में दर्द होता है। तो ये जो हड्डियों में समस्या रहती है, इसमें किस तरह से सूर्य प्रकाश मदद कर सकता है? सूर्य प्रकाश तो हमारे बहुत सारे रोगों में हमें हेल्प करता है। देखिए, जो इनफैक्ट जो हम भोजन करते हैं, हर दिन हम भोजन करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये भोजन हम क्यों करते हैं? प्राण ऊर्जा के लिए करते हैं। तो मुख्य रूप से तो प्राण ऊर्जा ही है, बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो है। तो प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में जाती है, सूरज से, भोजन में अपनी प्राण ऊर्जा नहीं है, वो तो पृथ्वी से प्राण ऊर्जा लेता है और सूरज से लेता है, उसको वो स्टोर कर लेता है, और फिर हम उसकी ऊर्जा को लेते हैं। तो अगर हम सूरज प्रकाश में रहें तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो सन बाथ के माध्यम से, सन गेजिंग के माध्यम से ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो जाएंगे। अब चूंकि सवाल उन्होंने हमारे उठाया, हमारे एंकर ने, तो सूर्य प्रकाश में बैठने से आप सूर्य प्राण को ले सकते हैं ना। मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन कर सकें 10 मिनट 15 मिनट धूप में, तो और भी अच्छी बात है। तो सूरज से हम डायरेक्ट भी प्राण ऊर्जा को ले सकते हैं। हम जब भी पृथ्वी पर जाते हैं, घास पे जाते हैं, तो अगर हम पृथ्वी से भाव करें तो पृथ्वी से भी हम एनर्जी ले सकते हैं। कभी कभी हम मिट्टी पे, घास पे हमें लेट जाना चाहिए, पृथ्वी से जुड़ना चाहिए। तो जब अच्छा मौसम हो और कहीं पे सुटेबल जगह हो, तो हम लेट कर भाव करके भी पृथ्वी से ऊर्जा ले सकते हैं। तो ये भाव में बहुत शक्ति है। जो हम फील करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, हमारे साथ वो एनर्जी के लेवल पे वैसा होने लग जाता है। तो सूर्य प्राण को और पृथ्वी प्राण को
हम भाव से ले सकते हैं। यहाँ पर किडनी के मामले में, चूंकि बोन का मामला है, बोन का मामला किडनी से जुड़ा होता है, किडनी के मामले में पृथ्वी प्राण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पृथ्वी प्राण, किडनी वाला पृथ्वी प्राण जो है ना, किडनी बीन में भी होता है। राजमा, राजमा का अंग्रेजी में नाम है किडनी बीन। नाम में ही किडनी आ रहा है, यानी कि किडनी के लिए वो हेल्दी है। आयुर्वेद में कहते हैं जिस भी खाने पीने की चीज का सेप हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन से मिलता है, उस बॉडी ऑर्गन के लिए वो अच्छा होता है। तो किडनी बीन हमारे किडनी के लिए अच्छा है, तो राजमा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन खाया करें। ये आपको हेल्प करेगा, आप दोनों को हेल्प करेगा, पिता को भी और पुत्र को भी। तो प्रमोद जी, उम्मीद करते हैं कि आपने बताया कि सभी बातों को ध्यान से सुना होगा, क्योंकि आपका प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आप प्रकृति के साथ जुड़कर रहेंगे उतना ही आपको समस्याएं कम होंगी। और जैसा कि आपने अपने बेटे की भी समस्या बताई, उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है, उसका खेलना, उसका योगा करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपनी समस्या से जल्द निजात पा पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है प्रिया जी ने कोलकाता से। मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम प्रिया है, मैं बिहार से हूँ, बट मैं रहती कोलकाता में हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेशन में डॉक्टर एस रंजन सर ने कहा था कि अगर आपके ध्यान के स्टार्टिंग मिनट्स में अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन रहता है, चाहे ध्यान वहाँ पे रहता है, तो जिसके कारण ध्यान में मन नहीं लगता है, तो उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ योग करने के लिए, तो मेरा ध्यान मेरे पैर में रहता है, उसमें थोड़ा पेन रहता है। और मोस्टली अगर गहरे मेडिटेशन में नहीं जा पाती हूँ तो पैर बहुत झनझनाने लगता है, तो उससे रिलेटेड मैं क्या करूँ? थैंक यू। प्रिया जी, आपको सोने से पहले अपने पैर के तलवों का मसाज करना है। दिन के समय भी कर सकते हैं। तलवों का मसाज करना वैसे पूरे शरीर के लिए भी अच्छा है और पैर के तो एनर्जी को बेहतर बनाएगा ही। पैर में तकलीफ हो रही है, झंझनाहट हो रही है, मतलब पैर की जो नाड़ियां हैं वो प्रॉपर नहीं है, खुली हुई नहीं है, तो उसको हमें मसाज के माध्यम से और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से खोलना है। योगासन में हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई करने से हमारे थाई के जो ब्लड वेसल्स है और नाड़ियां हैं वो खुल जाती हैं, हेल्दी रहती हैं। बटरफ्लाई आप जानते होंगे, योगा के अंदर हम अपने नी को मूव करते हैं, तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज को किया करें। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के अलावा वज्रासन, वज्रासन भी एक बहुत अच्छा आसन है पैर के लिए, है ना। वज्रासन में बैठा करें, और वज्रासन तो एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी बैठा जा सकता है ना। तो वज्रासन में बैठा करें। वज्रासन के अलावा वृक्षासन, वृक्षासन में हम खड़े होकर अपने पैर को, पैर के तलवे को दूसरे पैर की थाई पर, जांघ पर लगाते हैं, है ना, और दोनों हाथ को ऊपर रखते हैं। बटरफ्लाई आपको करना है। अब उसका बटरफ्लाई अगर आप नहीं जानते तो इमेज देख लीजिए, ऐसा मूवमेंट आता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बटरफ्लाई करें, सुबह शाम दिन में 2 बार करें। वज्रासन में बैठें, वज्रासन जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं हमारे मोहम्मदन भाई, वो वज्रासन है, योग के अंदर उसको वज्रासन कहते हैं। तो वज्रासन में बैठना है। और वृक्षासन, वज्रासन से और वृक्षासन से भी हमारे पैरों की, थाई के जो नाड़ियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो हेल्दी होते हैं। वृक्षासन शुरुआत में आप कम देर कर पाएंगे, वज्रासन भी कम देर होगा, लेकिन रेगुलर अभ्यास से आप वज्रासन में आप 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। शुरुआत 2-3 मिनट से करें, अगर नहीं दिक्कत हो तो। कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा। अगर नहीं भी बैठ पाए तो भी आपको बैठना है, चाहे आप 2 मिनट के लिए ही बैठे। रोज बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके बैठने की कैपेसिटी बनेगी। तो वज्रासन में बैठे, दिन में 2 बार, भोजन के बाद ही वज्रासन में बैठ सकते हैं। और वृक्षासन करें, ट्री पोज, खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करके अपने पैर के तलवे को दूसरे पैर की थाई पर लगाना। वृक्षासन, ट्री पोज जो है, ये आपको और भी कई दूसरे रोगों से बचा सकता है। ये ट्री पोज जो है, ये बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छा योगा के अंदर, ये बहुत बहुत बेहतर है। मैं अपने कई सारे पेशेंट्स को अलग अलग हेल्थ कंडीशन के लिए वृक्षासन करने के लिए बोलता हूँ। तो ये आपको करना है। वृक्षासन भी आप समझ लीजिए, खड़े होकर पैर के तलवे को दूसरे पैर के थाई पे लगाना है। इन तीनों योगासनों का प्रयोग बटरफ्लाई एक्सरसाइज के रूप में ज्यादा है, लेकिन योगा में करते हैं। बटरफ्लाई, वज्रासन, वृक्षासन, इन तीनों को करने से आपको फायदा होगा। साथ ही साथ आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा में हम बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट्स को, बॉडी मसल्स को फील करते हैं और रिलैक्स करते हैं।
यूट्यूब पर मेरी आवाज में 18 मिनट का योग निद्रा है, किसी भी का भी योग निद्रा आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा स्वामी निरंजन सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हेड हैं, उनकी योग निद्रा सबसे अच्छी है, क्योंकि उनको बचपन से उनके गुरुजी योग निद्रा उन्हें करवा रहे हैं। वैसे कोई भी योग निद्रा आप ट्राई करें, लेट कर बॉडी के एक एक पार्ट को फील करना होता है, रिलैक्स करना होता है। अगर आप 1 महीने योग निद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको योग निद्रा देगा। और ये तीनों बटरफ्लाई, वज्रासन, वृक्षासन, ये भी आपको फायदा देगा। और पैर के तलवों का मसाज कुछ दिन करेंगे, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो प्रिया जी, आप ध्यान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप योग और योग निद्रा पर भी काम कीजिए। उम्मीद करते हैं आपकी समस्या आप जल्द ही ठीक कर पाएंगे। सर, अभी वक्त हो चला है हमारे दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे दर्शकों के सभी सवालों को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि कलर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर और आध्यात्मिक उपचार भी उन्हें देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमसे अपना सवाल नहीं पूछा है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, अपनी उम्र के साथ साथ आप अपनी समस्या को 2 या 3 वाक्यों में बताएं। आपका सवाल बेहद स्पष्ट होना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपना सवाल रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके पीछे किसी भी तरह का शोर ना हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नए सवालों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए PMC हिंदी।